अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास लास्ट टाइम हम लोगों ने लॉ ऑफ मैथ सेक्शन किया था, जिसकी हमने एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन फाइंड की थी। पहले मैं एक बार वो रिपीट करवा दूं कि हमारे पास इक्वेशन थी कि हमारे पास दो रिएक्टेंट्स थे, रिएक्टेंट ए प्लस रिएक्टेंट बी, और ये आपस में मिल के बना रहे थे रिएक्टेंट सी प्लस रिएक्टेंट डी। ठीक है, तो हमने कहा था कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और इसके लिए हमने इसके लिए केसी की वैल्यू फाइंड की थी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मैथ सेक्शन हमने कहा था कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी कि ए एंड बी के। ठीक है, और इस तरह से फिर हम क्या करते हैं कि जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी का ये जो साइन है, इस साइन को ख़त्म करना होता है, तो हम क्या करते हैं कि हम कांस्टेंट लगाते हैं और इक्वल का साइन यूज़ करते हैं। तो आ जाएगा आर एफ, ये कांस्टेंट का साइन ख़त्म किया तो इक्वल आ गया, फिर आ गया हमारे पास के एफ यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट, और उस तरह से साथ में हमारे पास ए और साथ में बी आ गया। ठीक है, ये तो था हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन। इस तरह से अगर हम देखें रिवर्स रिएक्शन के लिए, तो वो हमारे पास आएगा कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि सी एंड डी के। ठीक है, तो फिर दोबारा से प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ गया, तो इसको ख़त्म करने के लिए हम करेंगे इक्वल का साइन और साथ में हम कांस्टेंट लगाएंगे के आर जो कि रिवर्स रिएक्शन को शो कर रहा है, तो वही साथ हमारे पास सी आ गया और साथ हमारे पास आ जाएगा डी। ठीक है, यहाँ तक तो तक हमने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन देख लिया और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन देख लिया। अब हमें पता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है डायनामिक इक्विलिब्रियम में वो इक्वल होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि आर एफ़ की वैल्यू लिखेंगे और आर की यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट की और रिवर्स रिएक्शन। तो आर एफ़ की वैल्यू थी हमारे पास ये वाली, क्या है हमारे पास के एफ़ इंटू ए एंड बी, और इस तरह से जो हमारे पास थी इक्वल्स टू के आर के, यानी कि हो जाएगा के आर इंटू सी एंड डी। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। एक ये तरीका कर सकते हैं, या दोनों साइड्स को आप, बल्कि ये ज़्यादा इजी है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो के आर है ये आ जाएगा इसके नीचे और ए और भी चले जाएंगे इसके नीचे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारे पास यहाँ से के सी की वैल्यू आएगा हमारे पास के एफ़ ओवर के आर। ठीक है, के आर जो था वो इसके नीचे आ गया के एफ़ के, इक्वल किससे हो जाएगा सी डी ओवर ये आ जाएगा नीचे ए एंड बी के। ठीक है, तो हमारे पास ये जो के एफ़ ओवर के आर होता है, अब हम लोगों ने देखना ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो मैं ऊपर से थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि मैं आपको ये बता दूँ। तो हमारे पास जो के एफ़ ओवर के आर होता है ना, ये हमारे पास के सी के होता है, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। आपको याद होगा कि हमने एक ग्राफ पढ़ा था और हमने कहा था कि शुरू में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होता है, फिर कम हो जाता है, फिर शुरू में रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन कम होता है, फिर ज़्यादा होता है। एक पॉइंट आता है जहाँ पे ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट आ गया, दोनों इक्वल हो गए हैं। तो उस स्टेट पे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं कि इस वक्त हमारा जो कांस्टेंट आ रहा है रिएक्शन के रेट से इक्वल हो गया, तो जो हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है उसकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग वो फाइंड करते हैं। तो अब आप क्या करोगे कि यहाँ पे जो मैंने
अगर आपको ये देखो जहाँ पे मैं इसको हाईलाइट किया है KF/KR था, इसकी जगह हम लोग क्या लिख देंगे, हम इसकी जगह ये वाली वैल्यू लिख देंगे, हम इसकी जगह पे KC लिख देंगे। तो इस तरह से हमारे पास इस रिएक्शन के लिए किसकी वैल्यू आ गई, हमारे पास KC की, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये थी हमारे पास जो हमने सबसे पहले लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में पढ़ी थी, मेन इक्वेशन। तो अब जो नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है, जो हमने नेक्स्ट स्टेप करना है, वो है हमारे पास कि एक जनरल इक्वेशन के लिए हम क्या कैसे डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो वो स्टार्ट करते हैं। देखो अब मैं यहाँ पे एक जनरल इक्वेशन लिखता हूँ, जैसे मेरे पास है वही आ जाएगा A प्लस मेरे पास आ जाएगा B, और ये मिलके बना रहे हैं C प्लस D। ठीक है, अब एक छोटी चीज़ यहाँ पे ऐड करनी है कि जनरल इक्वेशन में हम लिखेंगे कि इनके नंबर ऑफ़ मोल्स भी ऐड करेंगे। पहले वाली इक्वेशन में सिर्फ नंबर ऑफ़ मोल 1 थे, जो हमने लिखते नहीं होते साथ, लेकिन फ़र्ज़ करो A के नंबर ऑफ़ मोल्स हैं स्मॉल a, B के नंबर ऑफ़ मोल्स हैं स्मॉल b, C के नंबर ऑफ़ मोल्स हैं स्मॉल c, और D के नंबर ऑफ़ मोल्स हैं स्मॉल d। ठीक है, अगर इस तरह से हमारे पास इक्वेशन आ जाए कि जिसमें नंबर ऑफ़ मोल्स डिफरेंट हैं, तो उसके लिए हम Kc की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम निकलेंगे इसका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होगा वही हमारा कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन का। ठीक है, उसके बाद उसी तरह से हमारे पास आ जाएगा A, और हमारे पास आ जाएगा B। सिर्फ एक चेंज करेंगे कि ये जो साथ में नंबर ऑफ़ मोल्स है, इसको हम इसकी पावर में लिख देंगे। यहाँ पे आ जाएगा A और यहाँ पे आ जाएगा B। तो हम कह सकते हैं कि द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ देयर नंबर ऑफ़ मोल्स। ठीक है, तो यहाँ से हमने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन निकालते हैं। इसी तरह से अगर हमने रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन निकालना है, तो वो आ जाएगा हमारे पास KR, यहाँ पे आ जाएगा C, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास D। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लिख देंगे स्मॉल d, और इसके ऊपर लिख देंगे स्मॉल c। यहाँ तक हो गया क्लियर। ठीक है, अब वही चीज़ जो हमें याद है, हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम में पढ़ी थी कि हमारे पास जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो हमेशा इक्वल होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। RF की वैल्यू ये है हमारे पास, RF की वैल्यू क्या है हमारे पास, KF इंटू A एंड B, A की पावर स्मॉल a, B की पावर स्मॉल b, इक्वल्स टू R की वैल्यू क्या है हमारे पास, KR C एंड D, तो स्मॉल c एंड स्मॉल d इनकी पावर्स में आ जाएगा। अब वही सेम टू सेम प्रोसीजर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, KF/KR आ जाएगा हमारे पास। ये इक्वल किसकी हो जाएगा, C D जो ये है हमारे पास। ठीक है, ओवर A एंड B, और इसकी पावर स्मॉल c स्मॉल d स्मॉल a एंड स्मॉल b। ठीक है, फिर हमें याद है कि जो हमारे पास ये चीज़ आई है यहाँ पे, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास KC। तो KC एक जनरल इक्वेशन के लिए जिसमें नंबर ऑफ़ मोल्स चेंज होते हैं, उसको हम कहते हैं कि KC हमारे पास इक्वल है किसके, C D ओवर A एंड B के। तो ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन के लिए किसकी वैल्यू आ गई, हमारे पास KC की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसका यूज़ कहाँ पे होता है, हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई रिएक्शन दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि मुझे इसकी KC की वैल्यू फाइंड करके दो, तो आप वो कैसे फाइंड करोगे। ठीक है, तो किसी भी रिएक्शन में आपको उसके जो मोल पर DM क्यूब हैं, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो गिवन होती है, यानी कि ये जो A की कंसंट्रेशन या B की कंसंट्रेशन C या D है, इनकी कंसंट्रेशन की वैल्यूज़ आपको गिवन होती हैं। आप वैल्यूज़ पुट करके इसको कैलकुलेट करते हो। अब एक तरीका याद रखना है, शॉर्टकट मेथड में आपको बता रहा हूँ कि अगर कभी भी आपसे कि पूछे कि KC की
आपसे को पूछे कि के सी की वैल्यू बताओ, तो आपने कहना है प्रोडक्ट की, ये लिखना नहीं है पेपर में, सिर्फ आपके याद करने के लिए, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। ठीक है, अब हम इक्वेशन देखते हैं कोई एग्जांपल के तौर पे। फर्ज करो मेरे पास इक्वेशन थी N2 प्लस O2, इन दोनों ने मिलके बना दिया 2NO। अब किसी ने हमसे पूछा जी हमें इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, Kc की वैल्यू निकाल के दिखाओ। सबसे पहले हम सिंपल लिखेंगे Kc हमारे पास इक्वल है किसके, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट क्या हमारे पास NO, तो ये आ गया NO, ये इसकी कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है, ये रिएक्टेंट क्या है N2 और O2, मैंने लिख दिया N2 इसकी कंसंट्रेशन, एक मिनट थोड़ा रिमूव कर देता हूँ, N2 इसकी कंसंट्रेशन और O2 इसकी कंसंट्रेशन। ठीक है, फिर जो दूसरी चीज़ हमने इम्पोर्टेंट नोट करनी है कि रिएक्शन में हमने अभी भी पढ़ा है नंबर ऑफ़ मोल्स, इसके नंबर ऑफ़ मोल्स कितने, 1, इसके कितने, किसके साथ, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ अल्लाह होता है, तो इसके साथ 1 होगा 1। ठीक है, इसके साथ नंबर ऑफ़ मोल्स हैं 2, तो हम इसके ऊपर लिख देंगे पावर में 2, इसके ऊपर पावर में 1, इसके ऊपर पावर में 1। तो इस तरह से हमारी किसी भी रिएक्शन के लिए Kc का एक्सप्रेशन हम इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर अगर आपको इनकी वैल्यूज़ दी हों कि NO की कंसंट्रेशन क्या थी, N की क्या थी, O की क्या थी, तो आप इसके ज़रिए क्या कर सकते हो, आप इस Kc की वैल्यू फाइंड कर सकते हो कि किसी भी रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टेब्लिश कर लिया उसने, तो उस वक्त उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। इसके अलावा अगर आपको इक्वेशन दी हो, फर्ज करो N2 प्लस 3H2 और ये मिलके बना रहा है 2NH3, वो कहता है इसके Kc की वैल्यू निकालें, तो सिंपल P/R वाला फार्मूला, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन यानी कि NH3 की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, ये आपके पास N2 है, तो N2 और H2 इसकी कंसंट्रेशन। अब देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, N के साथ कुछ नहीं है, मतलब इसके नंबर ऑफ मोल्स 1 है, H के नंबर ऑफ मोल 3 हैं और NH3 के नंबर ऑफ मोल्स हैं 2, तो ये इस रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू निकल आती है। ठीक है, तो ये जो एक पार्ट थोड़ा सा मिसिंग था, ये इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुका हुआ है 1-2 बार, तो इसलिए मैंने कहा कि आपको मैं ये भी बता दूं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अगर भी फिर भी कोई मसला है तो आप मैसेज करके या कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।